स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के सेशन के लिए। तो आज का ये सेशन हमारे क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है। आपको पता ही है कि पॉलिटिकल साइंस में हमारा एक प्यारा सा चैप्टर है फ्रीडम नाम से। आज के क्लास में हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ह्यूमैनिटीज एंड सीयूईटी से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं आपको तो पता ही है क्या करना है। सब लोग जल्दी जल्दी सेशन को लाइक करो, सेशन शेयर करो, सबको बताओ कि दीदी लाइव है। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस चैप्टर को। तो आप लोगों को क्या करना है, अपना एनसीईआरटी ओपन कर लो और ध्यान से मन लगाकर दिल लगाकर सुनते जाओ, बस उतना ही है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के सेशन को। ठीक है, फ्रीडम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके चलो, तो क्या कह रहे हैं कि अगर आप इतिहास उठाकर देखो, आप लोगों ने हिस्ट्री तो पढ़ी है, बढ़िया पढ़ी है, तो अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखो तो आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखेंगे जहां पर लोग एक कम्युनिटी को नीचा दिखा रहे हैं, एक कम्युनिटी को परेशान कर रहे हैं, एक कम्युनिटी का फायदा उठा रहे हैं। तो हमने ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स देखे हैं जहां पर पावरफुल ग्रुप्स वीक ग्रुप्स को परेशान करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, है ना। बट इट ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ इंस्पायरिंग एग्जाम्पल ऑफ हीरोइक स्ट्रगल। पर इतिहास अगर हम उठाकर देखें तो हमें बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज भी देखने को मिलती हैं जहां पर हमारे लीडर्स आवाज उठाते हैं एंड ये जो पावरफुल ग्रुप्स हैं जो इनको परेशान कर रहे होते हैं, ये इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाते हैं एंड फिर इन्हें जस्टिस मिलता है। तो व्हाट इज द फ्रीडम फॉर विच पीपल हैव बीन विलिंग टू सैक्रिफाइस एंड डाई। तो होता क्या है यार फ्रीडम। अब देखो, एक लाइन में तो सबको पता है फ्रीडम का मतलब, कि फ्रीडम मतलब आजादी, है ना। पर अब तुम थोड़े से बड़े क्लास में आ गए हो तो तुम्हें इन डिटेल समझाया जाएगा फ्रीडम क्या है। तो क्या है ये आजादी जिसके लिए लोग कुर्बानियां दे देते हैं, अपनी जान दे देते हैं। ऐसा क्या है फ्रीडम में, होता क्या है फ्रीडम, ये आप मेरे साथ इस चैप्टर में कवर करने वाले हो। ठीक है, in its essence the struggle for freedom represents desire of people to be in control of their own life। देखो, फ्रीडम को समझने का एक तरीका तो क्या है कि फ्रीडम मतलब लोगों की ये इच्छा कि वो अपने लाइफ को खुद कंट्रोल कर पाए, वो अपने डेस्टिनी को खुद कंट्रोल कर पाए। और फ्रीडम में ये भी आ जाता है कि लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए खुलकर, और वो अपने चॉइस से जी पाए, अपने हिसाब से काम कर पाए। नॉट जस्ट इंडिविजुअल्स बट सोसाइटी ऑल्सो वैल्यू देयर इंडिपेंडेंस। एक इंडिविजुअल के लिए तो आजादी जरूरी ही है, पर साथ ही साथ पूरे देश के लिए या पूरे सोसाइटी के लिए भी फ्रीडम जरूरी होता है। अगर आप अपने कल्चर को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हो तो भी आपको लगेगा कि फ्रीडम आपके लिए जरूरी है। तो देखो, हम हमेशा अपने फ्रीडम के ऊपर तो ध्यान देते ही हैं, पर देश के लिए, जैसे जब ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कब्जा कर रखा था तो हमारे देश से फ्रीडम चली गई थी। तो देश के लिए भी फ्रीडम जरूरी है, सोसाइटी के लिए भी फ्रीडम जरूरी होता है। और क्या कह रहे हैं, गिवन द डाइवर्स इंटरेस्ट एंड एम्बिशन ऑफ पीपल एनी फॉर्म ऑफ सोशल लिविंग रिक्वायर्स सम रूल्स एंड रेगुलेशन। कह रहे हैं कि हम सारे लोग अलग हैं, हम सारे लोग बहुत ज्यादा डाइवर्स हैं। तो अगर बहुत सारे लोग एक ग्रुप में, एक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो उन लोगों को संभालने के लिए किसी ना किसी तरीके के रूल्स और रेगुलेशन की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे जब हम लोग क्लास में रहते हैं, मान लो 30 बच्चे हैं क्लास में, पर सारे बच्चे अलग हैं, हम सब डाइवर्स हैं, तो क्लास में भी रूल्स एंड रेगुलेशन की तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है। बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के एक ग्रुप को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट इट इज रिकॉग्नाइज्ड दैट सच कंस्ट्रेंट्स may also free us from insecurity and provide us with the condition in which we can develop ourselves।
ठीक है, रूल्स ऐसे होने चाहिए जिससे तुम्हारा फायदा हो, जिससे तुम्हें लगे कि ये मेरे भले के लिए ही है, इससे मेरा डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है कंस्ट्रेंट्स, ये वर्ड बार बार इस चैप्टर में रिपीट होने वाला है। या फिर रिस्ट्रेंट्स, रिस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रेंट्स, इन सारे शब्दों का क्या मतलब होता है? जब आपके पावर को रोका जाए, जब आपके ऊपर कोई रोक टोक लगा दे, आपको लिमिट करने की कोशिश करे, तो हम इसे कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। तो अगर गवर्नमेंट कानून बना के आपको लिमिट करने की कोशिश करे तो आप उसे कंस्ट्रेंट कह सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? इन पॉलिटिकल थियरी मच ऑफ द डिस्कशन रिगार्डिंग फ्रीडम हैज फोकस्ड ऑन ट्राइंग टू इवॉल्व प्रिंसिपल्स बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन सोशली नेसेसरी कंस्ट्रेंट एंड अदर रिस्ट्रिक्शन। अब देखो, हमने ये तो डिस्कस करा कि सोसाइटी में रहने के लिए रूल्स की जरूरत होती है, पर हमें कैसे समझ में आएगा कि वो कौन से रूल्स हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं और वो कौन से रूल्स हैं जिससे हमारी फ्रीडम कम हो रही है? पॉलिटिकल थियोरी में हम यही समझने की कोशिश करते हैं किस हद तक लोगों के ऊपर रूल्स लगाना सही है, कौन से रूल्स सही हैं, कौन से रूल्स गलत हैं, ये सब पॉलिटिकल थियोरी में डिस्कस किया जाता है। तो जब तक आप लोग ये चैप्टर खत्म करोगे मेरे साथ, आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा? पॉइंट 1, आप समझोगे कि फ्रीडम का इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिविजुअल्स के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी फ्रीडम कितना जरूरी है। और आपको ये भी सिखाया जाएगा कि एक पॉजिटिव फ्रीडम होता है और एक नेगेटिव फ्रीडम होता है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो आप इस चैप्टर में समझोगे। और आपको एक प्रिंसिपल सिखाया जाएगा इस चैप्टर में जिसको हम कहते हैं हार्म प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल का क्या मतलब है वो भी आप इस चैप्टर में सीखोगे। ठीक है, तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक को, द आइडियल ऑफ फ्रीडम, ताकि आपको समझ में आए कि फ्रीडम कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर के शुरुआत में 2 कहानियां आपको बता रखी हैं, 2 रियल लाइफ इंस्पायरिंग स्टोरीज आपको बता रखी हैं, जिससे आपको आइडिया लगे कि लोगों के लिए आजादी, फ्रीडम कितना इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्ट करेंगे नेल्सन मंडेला की कहानी से। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला जो है, जो कि 20th सेंचुरी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन में से एक है, उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, खुद ही उन्होंने अपने लाइफ के बारे में एक बुक लिखी थी, एंड उस बुक का टाइटल था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, यहां से हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसने लिखा था, या नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था, तो आपको पता होना चाहिए। इस बुक में नेल्सन मंडेला बताते हैं कि उन्होंने पर्सनली कितना संघर्ष करा साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम को हटाने के लिए। अपार्थाइड सिस्टम क्या था? साउथ अफ्रीका में अनफॉर्चुनेटली स्किन कलर के बेसिस पे बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था। ठीक है, व्हाइट्स एंड ब्लैक्स, इन लोगों के बीच में बहुत ज्यादा भेदभाव होता था, ब्लैक्स को बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था। इसी सिस्टम को अपार्थाइड सिस्टम कहा जाता है, एंड नेल्सन मंडेला ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा इस सिस्टम को हटाने के लिए। For Mandela and his colleague, it was struggle against such unjust constraint. नेल्सन मंडेला एंड उनके जो कलीग्स थे वो अपार्थाइड को अनजस्ट मानते थे, अन्याय मानते थे, एंड वो उस चीज के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। द स्ट्रगल टू रिमूव द ऑब्स्टिकल टू द फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। वो चाहते थे कि सबको साउथ अफ्रीका में इक्वालिटी मिले। तो यही है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस टॉपिक, इस टाइटल का क्या मतलब है कि आजादी के लिए बहुत लंबा चलना पड़ा, मतलब बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा, तब जाके आजादी मिली। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? फॉर दिस फ्रीडम मंडेला स्पेंट 28 years ऑफ हिज लाइफ इन जेल, ऑफन इन सॉलिटैरिटी कन्फाइनमेंट। ठीक है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। क्या कह रहे हैं? इस आजादी के लिए नेल्सन मंडेला को 28 years जेल में रहना पड़ा। अक्सर अकेले उन्हें जेल के एक सेल में कैद करके रख दिया जाता था। और थोड़ा इमेजिन करके देखो यार, ये पढ़ने में तो तुम्हें मे बी ऐसा लग रहा हो कि हाँ ठीक है, कूल है, पर कितना टफ रहा होगा ये। जैसे अगर हम अपनी बात करें
तो डेली लाइफ में हम लोग क्या क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि यार अपने दोस्तों से मिलेंगे, यार हम अपना फेवरेट गेम खेलेंगे, हम अपना फेवरेट खाना खाएंगे, हम अपने फेवरेट बुक्स रीड करेंगे, फेवरेट गाने सुनेंगे। नेल्सन मंडेला जब लॉक हुए 28 ईयर्स कम नहीं होते, उनके लाइफ की पूरा जो जवानी वाला टाइम था, जो पूरा यूथ वाला टाइम था, वो तो जेल में ही चला गया। तो वो इनमें से कोई भी चीज नहीं कर पाए, है ना, फेवरेट गेम खेलना, दोस्तों से मिलना, नॉर्मल लाइफ तो वो जी ही नहीं पाए। यहाँ पे हमें बताया भी गया है कि नेल्सन मंडेला को बॉक्सिंग बहुत ज्यादा पसंद था, ठीक है, उनको ये स्पोर्ट बॉक्सिंग गेम बहुत ज्यादा पसंद था, पर इसके बावजूद 28 ईयर्स वो जेल में थे तो वो कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाए, ठीक है। इमेजिन गिविंग ऑल दीस अप एंड चूजिंग इंस्टेड टू बी लॉक्ड अप अलोन। सोचो कि तुम लाइफ की ये छोटी छोटी चीजों को गिव अप करके तुम्हें किसी ने लॉक कर दिया है जेल में, और तुम आजादी के लिए लड़ रहे हो, और तुम्हें पता भी नहीं है कि ये मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो फॉर मंडेला ही पेड अ वेरी हाई पर्सनल प्राइस। फ्रीडम के लिए नेल्सन मंडेला ने बहुत ज्यादा प्राइस पे करा। प्राइस क्या पे करा कि उनकी पूरी यूथ चली गई, वो इतने सालों तक जेल में उन्होंने स्ट्रगल करा। तो ये नेल्सन मंडेला की कहानी थी। अब हम एक और कहानी पढ़ते हैं। ये कहानी है ऑन्ग सान सू की के बारे में, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो गांधी जी से इंस्पायर्ड थी ये। इनको गांधी जी जो नॉन वायलेंस के बारे में बोलते थे वो काफी अच्छा लगता था। एंड ऑन्ग सान सू की बहुत लंबे टाइम तक हाउस अरेस्ट में थी म्यांमार में, ठीक है, म्यांमार में इन्हें कैद करके रखा था, हाउस अरेस्ट में थी। इनके बच्चे थे तो ये अपने 2 बच्चों से नहीं मिल पाती थी। इनका एक हस्बैंड था एंड इनका हस्बैंड इंग्लैंड में था, एंड हस्बैंड को अनफॉर्चुनेटली कैंसर था एंड बहुत बेकार उनकी हेल्थ चल रही थी। पर ऑन्ग सान सू की अपने हस्बैंड से भी नहीं मिलने जा पाई। उनको ऐसा लगता था कि अगर मैं म्यांमार छोड़ के इंग्लैंड चली गई अपने हस्बैंड से मिलने के लिए, तो ये लोग मुझे वापस म्यांमार नहीं आने देंगे और मैं आजादी के लिए आवाज नहीं उठा पाऊंगी। तो ये सोचकर ऑन्ग सान सू की वहीं पर हाउस अरेस्ट में रही, ठीक है। तो ऑन्ग सान सू की ने भी एक बुक लिखी। उनकी एक बुक है जिसमें एसेज लिखे हैं उनके, एंड उस बुक का टाइटल है फ्रीडम फ्रॉम फियर। अंडरलाइन कर लो, ये भी याद कर लो, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम फियर, यहां से क्वेश्चन आ जाएगा, फ्रीडम फ्रॉम फियर किसने लिखा, या ऑन्ग सान सू की बुक ऑफ एसेज का क्या नाम है, तो हमें पता होना चाहिए फ्रीडम फ्रॉम फियर, ठीक है। तो ऑन्ग सान सू की का ये कहना था कि असली फ्रीडम पता है कब आती है, जब हम डर डर के जीना छोड़ देते हैं, तब जाकर हमें असली आजादी मिलती है। कह रही है ऑन्ग सान सू की कि जिस दिन तुम डरना छोड़ दोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा कि तुम एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी पा रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऑन्ग सान सू की ने अपने एसेज में कहा है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही है ऑन्ग सान सू की ने, और ये चीज ना आपको अपने लाइफ में भी अपना कर देखनी चाहिए। ऑन्ग सान सू की कहती हैं, वी मस्ट नॉट बी अफ्रेड ऑफ ओपिनियन ऑफ अदर पीपल। दूसरे लोग क्या सोचेंगे इस चीज से तुम मत डरो, और ऑफ द रिएक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर कम्युनिटी, हमारे कम्युनिटी के लोग कैसे रिएक्ट करेंगे इस चीज से भी तुम मत डरो। ऑफ द रिडिक्यूल ऑफ आवर पियर्स और ऑफ स्पीकिंग आवर माइंड, हमारे दोस्त हमारा मजाक उड़ाएंगे, ये सब सोच के मत डरो, तुम्हें जो बोलना है तुम वो बोलो, स्पीक योर माइंड, ठीक है। येट वी फाइंड दैट वी ऑफन एक्सिबिट सच फियर। इन लाइनों को पढ़ के समझ में आता है कि हाँ यार, ऐसे तो छोटे छोटे चीजों से हम डरते रहते हैं, ठीक है। एक और चीज लिखी है, एटीट्यूड ऑफ अथॉरिटी। गवर्नमेंट या जो भी अथॉरिटी में है, जो भी पावर में है, उनके एटीट्यूड से भी मत डरो। तो ये सारी चीजें ऑन्ग सान सू की ने कही, ठीक है। फॉर ऑन्ग सान सू की, लिविंग अ डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ रिक्वायर्स अस टू बी एबल टू ओवरकम सच फियर। ऑन्ग सान सू की कहती हैं, अगर तुम एक डिग्निफाइड, एक रिस्पेक्टफुल ह्यूमन लाइफ जीना चाहते हो तो इन सारी चीजों से डरना छोड़ दो। फ्रॉम दीज 2 बुक्स, अभी हमने 2 बुक्स के बारे में पढ़ा है ना, नेल्सन मंडेला की बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और फ्रीडम फ्रॉम फियर ऑन्ग सान सू की बुक।
इन दो बुक से, इन दो कहानियों से हमें समझ में आता है कि फ्रीडम कितना एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है, एंड आइडियल दैट वाज एट द सेंटर ऑफ आवर नेशनल स्ट्रगल एंड द स्ट्रगल ऑफ पीपल ऑफ एशिया अफ्रीका अगेंस्ट ब्रिटिश, फ्रेंच एंड पोर्चुगीज। कह रहे हैं कि फ्रीडम, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इंडिया में भी हमारे लिए फ्रीडम बहुत जरूरी रहा है। आपने पढ़ा है ना, ब्रिटिशर्स ने हमें कितना परेशान करा था, हम लोग कितना चाहते थे कि हमें आजादी मिल जाए। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, फ्रेंच लोग, ब्रिटिश, पोर्चुगीज, इन लोगों ने और भी अलग अलग इलाकों के ऊपर कब्जा कर रखा था। तो इन सारे एरियाज के लिए फ्रीडम एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था, बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट था। चलो नेक्स्ट, अब होता क्या है फ्रीडम। अभी दो कहानियां पढ़ के हमें समझ में आ गया कि फ्रीडम बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पर होता क्या है फ्रीडम, वो समझने की कोशिश करते हैं। अगर बहुत ही आसान शब्दों में तुम्हें समझाया जाए तो फ्रीडम का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। फ्रीडम मतलब एक ऐसी कंडीशन जहां तुम्हारे ऊपर कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, उसे हम फ्रीडम कहते हैं। ठीक है, तो फ्रीडम इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन इंडिविजुअल आर एब्सेंट। फ्रीडम मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां बाहर से कोई तुम्हारे ऊपर रोक टोक नहीं लगा रहा है, इसे हम फ्रीडम कहते हैं। In terms of this definition, individual could be considered free if he or she is not subject to external control. तो इस डेफिनेशन के हिसाब से हम एक इंसान को फ्री कब कहते हैं, जब बाहर से कोई उस इंसान को कंट्रोल नहीं कर रहा, फोर्स नहीं कर रहा, वो इंसान खुद से इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन ले पा रहा है, तो हम उसे फ्रीडम कहते हैं। ठीक है, पर ये सिर्फ एक नजरिया है फ्रीडम को समझने का। एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट इज ओनली वन डायमेंशन ऑफ फ्रीडम। कॉन्स्ट्रेंट्स ना होना, रोक टोक ना होना, ये तो सिर्फ एक नजरिया हुआ फ्रीडम को समझने का। फ्रीडम में और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। फ्रीडम मतलब आप लोगों के पास एक ऐसा कंडीशन होना चाहिए जहां पर आपको लगे कि आप फ्री हो, आप खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो और आप बिना डरे अपना डेवलपमेंट कर सकते हो, इसे भी हम फ्रीडम कहते हैं। Freedom in this sense is the condition in which people can develop their creativity and capabilities. Freedom का ये भी मतलब है कि एक ऐसा कंडीशन हो जहां पर तुम अपने क्रिएटिविटी, जहां पर तुम अपने पोटेंशियल, अपने कैपेबिलिटी को आराम से ग्रो कर पाओ बिना किसी टेंशन के। ठीक है, तो फ्रीडम में दो चीजें आ गई। पहला क्या है कि बाहर से कोई तुम्हारे ऊपर रोक टोक ना लगाए। दूसरा क्या है, एक ऐसी कंडीशन जहां तुम अपने टैलेंट को डेवलप कर पाओ। अ फ्री सोसाइटी वुड बी वन which enables all its member to develop their potential with the minimum of social constraints. तो एक फ्री सोसाइटी का क्या मतलब है, एक ऐसी सोसाइटी जहां सारे लोग अपने टैलेंट को डेवलप कर पाए और उनके ऊपर बहुत मिनिमम रोक टोक लगाया जा रहा हो, ऐसी सोसाइटी को हम फ्री सोसाइटी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना बोल्ड में, ये आप लोग अपने एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लो, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा आ सकता है। कूल है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नो इंडिविजुअल लिविंग इन सोसाइटी कैन होप टू एंजॉय टोटल एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन। अगर आप एक सोसाइटी में रहते हो, अगर आप एक देश में रहते हो, तो आप ये उम्मीद नहीं रख सकते कि आपके ऊपर जीरो रोक टोक लगाई जाएगी। मैंने आपको समझाया कि 30 बच्चों के क्लास में भी होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, तो और अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्लास में से हटा दिए जाए तो हल्ला मचने लगेगा, कंफ्यूजन होगा, है ना, केओस हो जाएगा, हंगामा होने लगेगा। 30 बच्चे होते हैं जबकि सिर्फ क्लास में, है ना, तब भी रूल्स की जरूरत होती है। तो अगर तुम एक सोसाइटी में रहते हो तो तुम ये उम्मीद मत रखो कि तुम्हारे ऊपर जीरो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएंगी। थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन तो जरूरी है ताकि हम सोसाइटी में सरवाइव कर पाए। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो रिस्ट्रिक्शन जरूरी होता है, पर ये समझना जरूरी है हमारे लिए कि कौन सा रिस्ट्रिक्शन सही है और कौन सा रिस्ट्रिक्शन गलत है, कौन सा कानून सही है और कौन सा कानून गलत है। To understand which social constraints are necessary, discussion on freedom need to look at core relationship between individual and the society.
कह रहे हैं अगर आप ये समझना चाहते हो कि एक सोसाइटी में कौन सा रूल इंपॉर्टेंट है और कौन सा रूल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समझने के लिए आपको डीप में थोड़ा घुसकर उस सोसाइटी और सोसाइटी के जो लोग हैं, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल के रिलेशन को समझना पड़ेगा। तो ही आपको समझ में आएगा कि ऐसे कौन से रूल्स हैं जो कि सोसाइटी में नेसेसरी हैं और ऐसे कौन से रूल्स हैं जो कि सोसाइटी में नेसेसरी नहीं है। We would need to determine which features are desirable, which are not. हमें सोसाइटी को अच्छे से स्टडी करके समझना होगा कि सोसाइटी में क्या चीज सही है और क्या चीज सही नहीं है, किस कानून को हटाया जा सकता है और कौन से कानून को हटाया नहीं जा सकता। Further, we need to see if principles which we use to differentiate necessary from unnecessary also apply to the relation between individual groups and nation. कह रहे हैं कि सिर्फ सोसाइटी के बारे में समझने से कुछ नहीं होगा, आपको अलग अलग इंडिविजुअल्स के रिलेशन, अलग अलग ग्रुप्स के रिलेशन, नेशन के रिलेशनशिप्स, ये सब समझना होगा। तभी आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा रूल जरूरी है और कौन सा रूल गलत है, उसे हटाना चाहिए। Thus far we have defined freedom as absence of constraint, है ना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि फ्रीडम क्या है, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर तुम्हारे ऊपर रोक टोक नहीं लगाई जा रही, और एक ऐसी सिचुएशन जहां पर तुम खुद के चॉइसेस ले पा रहे हो और तुम बिना डरे बढ़िया तरीके से अपना डेवलपमेंट कर पा रहे हो, फ्रीली अपने चॉइसेस ले पा रहे हो। पर ध्यान में रखना, हमने ये पहले भी एनसीईआरटी में लिखा था, अब भी लिखा है कि ये सिर्फ फ्रीडम को समझने का एक नजरिया हुआ, ठीक है। फ्रीडम का एक पॉजिटिव डायमेंशन भी होता है। अभी आप आगे जाकर पढ़ोगे कि फ्रीडम के दो डायमेंशन होते हैं, एक होता है नेगेटिव डायमेंशन और एक होता है पॉजिटिव डायमेंशन, ठीक है। तो वो भी आप अभी पढ़ोगे आगे आने वाले टॉपिक्स में। Freedom in this sense allows the full development of individuals' creativity, sensibility, capabilities, be it sports, science, art, music और exploration. फ्रीडम से क्या होता है, आप पूरे तरीके से अपने क्रिएटिविटी को डेवलप कर सकते हो, आप अपने कैपेबिलिटीज को भी डेवलप कर सकते हो, चाहे आप स्पोर्ट्स में डेवलप करना चाहो, चाहे वो साइंस हो, आर्ट हो, म्यूजिक हो, या आप कुछ एक्सप्लोर करना चाहो। फ्रीडम का ये मतलब है कि आप आसानी से इन सारी चीजों को कर पाओ। A free society is one that enables one to pursue one's interest with a minimum of constraint, ठीक है। तो एक फ्री सोसाइटी क्या है, एक ऐसी सोसाइटी जहां पर आप आराम से अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कर पा रहे हो और आपके ऊपर बहुत कम रोक टोक लगाई जाए, ऐसे सोसाइटी को फ्री सोसाइटी कहा जाता है, ठीक है। फ्रीडम बहुत ही एक वैल्यूबल प्रिंसिपल है, क्योंकि फ्रीडम के वजह से ही हम खुद के चॉइसेस ले पाते हैं, फ्रीडम के वजह से ही हम अपने हिसाब से जजमेंट ले पाते हैं। इट परमिट्स द एक्सरसाइज ऑफ इंडिविजुअल्स पावर ऑफ रीजन एंड जजमेंट। फ्रीडम के वजह से हम खुद से रीजनिंग कर पाते हैं एंड खुद से डिसीजन ले पाते हैं, या फिर खुद से हम अपना जजमेंट ले पाते हैं। ओके, तो अब हमने समझ लिया कि फ्रीडम क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सोर्सेज ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स में आपको ये समझाने की कोशिश करी जा रही है कि हमारे ऊपर रोक टोक लगा कौन रहा है, कौन है जो कि हमारे पावर्स को कम कर सकता है, ऐसे कौन से लोग हैं जो हमसे फ्रीडम को छीन सकते हैं, वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक इंसान से फ्रीडम कौन छीन सकता है, कोई और इंडिविजुअल छीन सकता है, ठीक है। तो मान लो कोई और इंसान है जो आपको डरा रहा है, धमका रहा है, तो कोई और इंसान भी आपसे आपका फ्रीडम छीन सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट छीन सकती है आपके फ्रीडम को। मान लो कल को गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कानून बना दिया, ऐसा कुछ कह दिया कि यार दोपहर के 3 बजे के बाद तुम लोग घर के बाहर नहीं निकल सकते। तो ऐसे में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया और उस कानून से तुम्हारे आजादी को छीन लिया गया। तो गवर्नमेंट भी हमारे फ्रीडम को छीन सकती है।
इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग ध्यान रखें कि गवर्नमेंट क्या रूल्स बना रही है, क्या नहीं बना रही। अक्सर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो ऐसे कानून नहीं बनाती जिससे लोगों को अच्छा ना लगे या लोगों की आजादी चली जाए, पर फिर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी लोगों को अवेयर होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, किस टाइप के रूल्स बना रही है, क्या नहीं कर रही, ये सब हमें पता होना चाहिए। Constraint on freedom can also result from social inequality of the kind implicit इन कास्ट सिस्टम। कह रहे हैं और हमारी आजादी कैसे छीनी जा सकती है, कई बार सोसाइटी हमारी आजादी छीन लेती है। ठीक है, तो सोसाइटी में कई बार जैसे भेदभाव होता है, कास्ट सिस्टम फॉलो किया जाता है, अनटचेबिलिटी बैंड है फिर भी फॉलो होता है कुछ कुछ इलाकों में। तो कई बार सोसाइटी कुछ ऐसा करती है जिससे हमारी फ्रीडम हमारे हाथ से चली जाती है। सोसाइटी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मतलब कुछ लोग बहुत रिच हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, रिच एंड पुअर के बीच का गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो हमसे हमारे फ्रीडम को कौन छीन सकता है? गवर्नमेंट छीन सकती है, कोई एक इंडिविजुअल भी छीन सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। सोसाइटी भी छीन सकती है, कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, ये सारी चीजें करके। चलो नेक्स्ट, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्ट्रेंट्स। मैंने आपको बताया कि ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जो बिना थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस के सरवाइव कर पाए। तो हमें कॉन्स्ट्रेंट्स की जरूरत ही क्या है, हमें रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत ही क्या है, वो इस टॉपिक में पूछा जा रहा है। तो कह रहे हैं कि आप ऐसे दुनिया में जी ही नहीं पाओगे जहां पर कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं है, जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के क्या होता है, सोसाइटी में केओस होता है, सोसाइटी में हंगामा मच जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन मच जाएगा अगर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे तो। डिफरेंसेस में एग्जिस्ट बिटवीन पीपल रिगार्डिंग देयर ओपिनियन, दे मे हैव कंफ्लिक्टेड ओपिनियन, दे मे compete टू कंट्रोल रिसोर्सेज। रेज वाइल ड्राइविंग, क्या कह रहे हैं कि हम सारे लोग ना अलग हैं, हमारा सोचने का तरीका अलग है, हमारा ओपिनियन अलग है। हो सकता है कि हम अलग अलग चीजों को लेकर कंपीट करें या आर्ग्यूमेंट्स करें। आपने देखा भी होगा सोसाइटी में कि लोग छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। गाड़ी चला रहे होंगे रोड में, पार्किंग स्पॉट को लेकर लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, जमीन को लेकर लोग लड़ते हैं, फिल्म को लेकर भी लोग लड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फिल्म अच्छी है, कुछ लोग कहते हैं फिल्म बेकार है, वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, कई बार इनसे सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स होता है, कई बार वायलेंस भी होता है, कई बार तो ये इतना सीरियस होता है कि लोग एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं इतनी सी छोटी सी चीज में, है ना। तो कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए देश में जो ये देखे कि देश के लोग आराम से रहें, प्यार से रहें, एक दूसरे को मारे ना, पीटे ना, ऐसे फालतू लड़ाई झगड़े ना करें। ठीक है, तो और ना सोसाइटी में जब तुम रहते हो एक और चीज समझना जरूरी है, do not attempt to impose our views on others, we may be able to live freely and with minimum constraint। सोसाइटी में हम सबको ये समझना जरूरी है कि हम सबके सोच विचार अलग हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सामने वाले इंसान को मार दो, पीट दो, उसका सर फोड़ दो। एक एग्जाम्पल उठा लो, मान लो तुम्हें विराट कोहली बेस्ट लगता है, मान लो मुझे धोनी बेस्ट लगता है, तो ठीक है यार, हम दोनों अलग हैं, हमारे सोच विचार अलग हो सकते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुम्हारा मतलब सर ही फोड़ दूं कि नहीं नहीं धोनी ज्यादा अच्छा है, या तुम मुझे मार दो कि नहीं नहीं विराट कोहली ज्यादा अच्छा है। हमें समझना चाहिए कि हम सोसाइटी में रहते हैं, सबके अलग अलग सोच विचार है, कूल है। ठीक है, इसमें कोई लड़ने झगड़ने वायलेंस करने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एक फ्री सोसाइटी में हमारे पास ये राइट होना चाहिए कि हमें जिस तरीके से सोचना है हम उस तरीके से सोच पाए, हम अपने आप को डेवलप कर पाए, हम अपने चॉइसेस खुद ले पाए। ठीक है, पर अगर आप एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते हो तो कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपको रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो मैं तुम्हें ये पढ़ा रही हूं कि एक दूसरे के ओपिनियन की इज्जत करो, एक दूसरे के विश्वास की इज्जत करो, पर ऐसा नहीं कह सकते ना कि देश में 100% लोग इस बात को समझेंगे। ऐसा भी हो सकता है क्लास में भी 100% लोग इस बात को ना समझें, है ना। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि ये भी एग्जाम्पल चल रहा है, ठीक है, हो सकता है कि किसी धोनी फैन को लगे कि अगर मैं सच्चा धोनी फैन हूं तो जो भी विराट कोहली को पसंद करता है मैं उसे परेशान ही करके रहूंगा।
उल्टा भी हो सकता है ना। तो कई बार लोगों को लगता है कि अगर वो अपने बिलीफ को लेकर स्ट्रांगली कमिटेड है, उसका मतलब ये है कि सामने वाले बंदे के व्यूज को एकदम खत्म कर दो, रिजेक्ट कर दो, ठीक है। एंड ऐसा अगर सोसाइटी में हम चलते रहेंगे तो बहुत वायलेंस होगा, अनडिजायरेबल आउटकम होगा। तो इसीलिए कुछ ना कुछ लीगल रूल्स होने चाहिए ताकि सोसाइटी में लोग साथ में मिलजुल कर रह पाए, है ना। सामने वाले इंसान को डर होना चाहिए कि यार इसको नहीं मार सकते, इसको नहीं सुना सकते, क्योंकि हमारे ऊपर लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि सोसाइटी में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हो। Worse still, we may be confronted with attempts to bully or harass us so that we conform to their wishes. कई बार एक ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप के लोगों को बुली करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, ताकि वो उस ग्रुप के सोच विचार को अपनाने लग जाएं। तो ऐसे में कोई तो लीगल सिस्टम होना चाहिए जो हमारी मदद करे, इसीलिए रूल्स का होना जरूरी है। वी मे वॉन्ट स्ट्रॉन्गर सपोर्ट फ्रॉम लॉ टू एंश्योर माई फ्रीडम इज प्रोटेक्टेड। कई बार क्या होता है, ताकि आपको आजादी मिले आपको कानून की जरूरत होती है। कानून ही तो आपको इन सारे लोगों से बचाए रखेगा, तो ही तो आपको आजादी मिलेगी, ठीक है। The important question, however, is to identify which constraint on freedom is necessary and which are not. पर इसमें देखो, ये तो हमें समझ में आ गया कि सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशन जरूरी है, बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के सोसाइटी नहीं चलेगी, ये तो हमें समझ में आ गया। पर किस टाइप के रूल्स सोसाइटी में सही है, किस टाइप के रूल्स सोसाइटी में सही नहीं है, ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। What sort of authority external to individual may justifiably say what can be done and what cannot. ठीक है, किसके पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो डिसाइड करे कि किस टाइप के कानून बनेंगे। Are there any areas of our life and action that should be left free of all external constraints? क्या हमारे जिंदगी में कोई ऐसा हिस्सा भी होता है जिसके ऊपर बिल्कुल कोई कानून नहीं बनना चाहिए? ये सारे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, पर ये सब अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक हमने आधा चैप्टर खत्म कर लिया है, आधा और बचा है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी थी? जिसको भी आंसर पता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। अभी भागो मत, कुछ चीजें सुनकर जाओ। आई होप आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। ये तो हमारी फ्री क्लासेस थी, पर अगर आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ टॉपर लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर लो। इन बैचेस में लाइव क्लासेस होंगी जहां पर आपको इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स कवर कराया जाएगा। आपको नोट्स दिए जाएंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट, ये सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस बैच को ज्वाइन कैसे करना है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास 11 कह के एक लिंक दे रखा है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करो। आपसे आपका फोन नंबर मांगा जाएगा, फोन नंबर डाल दो, फोन पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी भी डाल दो। उसके बाद ये पेज ओपन होगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपको प्लस बैच चाहिए या आइकॉनिक बैच चाहिए। आप इनमें से कोई भी बैच सेलेक्ट कर सकते हो। आइकॉनिक सेलेक्ट करोगे तो एक एक्स्ट्रा फायदा होता है, आपके ऊपर थोड़ा और पर्सनल अटेंशन दिया जाता है, एक मेंटोर को भी असाइन कर दिया जाता है जो आपकी हेल्प करते हैं। प्लस आइकॉनिक, आपको जो अच्छा लगे आप वो सेलेक्ट करो। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि कितने मंथ्स तक आपको हमारा बैच चाहिए। अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको और ऑप्शंस दिख जाएंगे। फिर यहाँ पर आपसे एक रेफरल कोड मांगा जाएगा। रेफरल कोड में आपको लिख देना है अनुष्या, ANUSHYA। अनअकैडमी में तुम्हारी दीदी का नाम चलता है। जैसे ही तुम लोग यहाँ पर अनुष्या लिखोगे तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके बाद प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करो, अपना पेमेंट करो और आपको हमारी क्लासेस दिखने लग जाएंगी। ओके, एक और चीज, अभी हमारे अनअकैडमी में यूपीएल चल रहा है, जिसका मतलब है अनअकैडमी पोल लीग। ये फ्री क्लासेस हैं जहां पर टीचर्स आपके क्लासेस में पोल करा रहे हैं।
क्विजेस करा रहे हैं एंड जो भी बच्चे इन क्विजेस में टॉप कर रहे हैं उनको मिल सकता है अनअकैडमी से गिफ्ट्स या प्राइजेस जीतने का मौका। तो अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो क्लास 11th के लिए मेरा नेक्स्ट यूपीएल हो रहा है 30th मई को। टाइम रहेगा इसका 9 PM। इस पोल का लिंक मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर हर जगह आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी। इस पोल में हम लोग अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, दोनों बुक के फर्स्ट चैप्टर हो गए, अब दोनों बुक के सेकंड चैप्टर्स भी हो चुके हैं। राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रीडम, यहां तक हमने दोनों बुक्स में कवर कर लिया। तो मिक्स्ड पोल होगा। ओके, जो भी बच्चे इस पोल में टॉप करेंगे हो सकता है आपको अनअकैडमी से प्राइसेस मिले, तो बिल्कुल मिस नहीं करना। यूपीएल का लिंक मैं आप लोगों को टेलीग्राम और यूट्यूब पर प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, चलो बच्चों, तो मेनली मुझे आप लोगों को आज की क्लास में यही सब बताना था। आई होप ये सेशन आप लोगों को हेल्पफुल लगा। अगर ऐसा है वीडियो को लाइक करो एंड शो योर लव एंड सपोर्ट इन कमेंट सेक्शन। कल के क्लास में इस चैप्टर का पार्ट 2 आ जाएगा और फिर संडे रात को 9 बजे हम इस चैप्टर से रिलेटेड पोल करेंगे, एमसीक्यू करेंगे यूट्यूब पर। ओके, तो उसके लिए भी तैयार रहना, ठीक है। चलो बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।